चलिए जी, आज हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग में पूंजी बजट निर्धारण। तो इसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल बजटिंग ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। तो हम कैपिटल बजटिंग को किस किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं भैया इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से सॉरी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन के नाम से। Is the process by which a business decides to invest its current funds in long term assets like machinery, land, buildings or new projects that will give future benefits। ठीक है, तो कैपिटल बजट ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ बिजनेस डिसाइड्स to invest its current funds in long-term assets like machinery, land, buildings or new projects that will give future benefits। पूंजी बजट निर्धारण, जिसे निवेश निर्णय या पूंजीगत व्यय निर्णय भी कहा जाता है, वह प्रक्रिया है जिसमें कोई फर्म अपने वर्तमान धन को दीर्घकालिक संपत्तियों में निवेश करने का निर्णय लेती है जिससे भविष्य में लाभ प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं भैया इसकी डेफिनेशन और इसकी मीनिंग, परिभाषा और अर्थ। इट इज द फर्म्स डिसीजन टू इन्वेस्ट इट्स करंट फंड्स मोस्ट एफिशिएंटली इन लॉन्ग टर्म असेट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ एन एक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ बेनिफिट्स ओवर अ सीरीज ऑफ ईयर्स। या किसी फर्म का निर्णय होता है कि वह अपने वर्तमान धन को सबसे कुशलतापूर्वक दीर्घकालिक संपत्तियों में निवेश करे ताकि आने वाले वर्षों में निरंतर लाभ मिल सके। अब यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म असेट्स में क्या क्या आ जाएंगे, दीर्घकालिक संपत्तियाँ क्या होती हैं। लॉन्ग टर्म असेट्स आर दोज असेट्स विच इम्पैक्ट अ फर्म्स ऑपरेशंस फॉर मोर देन 1 ईयर लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लैंड, पेटेंट्स। ठीक है, दीर्घकालिक संपत्तियां वे होती है जो फर्म के संचालन को 1 वर्ष से अधिक समय तक प्रभावित करती है, जैसे मशीनें, भवन, वाहन, जमीन और पेटेंट। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, वास्तविक जीवन का उदाहरण। इसमें सपोज अ बेकरी ओनर डिसाइड्स टू बाय अ न्यू ब्रेड मेकिंग मशीन वर्थ ₹5 lakh। दिस मशीन विल बी यूज फॉर नेक्स्ट 5 years to increase production। This is the capital budgeting decision because it uses current funds. The investment is in a long term assets, it will give benefits, more bread equal to more sales for years। ठीक है, मान लीजिए कि एक बेकरी मालिक 5 लाख की नई ब्रेड बनाने वाली मशीन खरीदने का फैसला करता है। यह मशीन अगले 5 वर्षों तक इस्तेमाल होगी और उत्पादन बढ़ाएगी। यह एक पूंजी बजट निर्णय है क्योंकि इसमें वर्तमान धन का उपयोग हो रहा है, दीर्घकालिक संपत्ति में निवेश हो रहा है, यह कई वर्षों तक लाभ देगा। अधिक ब्रेड इक्वल टू अधिक बिक्री। पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या है? तो पूंजी बजट का उद्देश्य पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला है एक्सपेंशन, फिर एक्विजिशन, फिर मॉडर्नाइजेशन और फिर रिप्लेसमेंट। एक्सपेंशन में क्या आ जाएगा? जैसे नई शाखा खोलना। एक्विजिशन में क्या आ जाएगा? किसी और कंपनी या मशीन को खरीदना। मॉडर्नाइजेशन में क्या आ जाएगा? पुराने सिस्टम को नए से बदलना। और चौथा रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा? पुरानी मशीन को नई मशीन से बदलना। ठीक है जी, आगे देखते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं बट वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, यह क्यों जरूरी है। तो आर रॉन्ग कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैन ब्लॉक ह्यूज फंड्स इन एन अनप्रोडक्टिव प्रोजेक्ट। अ राइट वन एंश्योर्स फ्यूचर ग्रोथ, प्रॉफिट्स एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, अगर पूंजी बजट का निर्णय गलत हो गया तो बहुत बड़ी राशि बेकार प्रोजेक्ट में फंस सकती है, जबकि एक सही निर्णय कंपनी को भविष्य में लाभ, विकास और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, निवेश निर्णय की विशेषताएं। पहला कौन सा है? एक्सचेंज ऑफ करंट फंड्स फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स। एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन involves using today's money current funds to earn benefit in the future। निवेश निर्णय का मतलब है कि आप आज के पैसे, वर्तमान धन को भविष्य के लाभों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, अ कोचिंग इंस्टीट्यूट स्पेंड्स 10 lakh to build a new classroom। It will not get the money back immediately but expect admission and fees over the next 5 years। ठीक है जी, आगे देखते हैं। सेकंड है
Funds are invested in long-term assets. The money is invested in assets like buildings, machinery, or new products that last for many years. पैसे को दीर्घकालिक संपत्तियों में लगाया जाता है जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, प्रोडक्ट, रिसर्च आदि जिनसे वर्षों तक लाभ मिलता है. उदाहरण एग्जाम्पल, a factory install a 20 lakh automated machine. It will help in faster production for 10 years. Third, future benefits over a series of years. The returns or profit from the investment come gradually over many years, not instantly. इस निवेश से होने वाले लाभ एक ही बार में नहीं बल्कि कई वर्षों तक धीरे धीरे मिलते हैं. एग्जाम्पल उदाहरण, a school builds a swimming pool in 2025. It starts getting more admission till 2030 because of that facility. आगे देखते हैं फोर्थ. Among the most difficult decision to make, investment decisions involve uncertainty, large sums and predictions. That's why they are difficult and risky. निवेश निर्णय लेना सबसे कठिन निर्णयों में से एक होता है क्योंकि इसमें भारी राशि, जोखिम और भविष्य की अनिश्चितताएं जुड़ी होती है. उदाहरण एग्जाम्पल, स्टार्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन लाइक इलेक्ट्रिक बाइक्स involves huge investment and uncertainty about customer response. ठीक है, आगे हम देखते हैं पांचवा, irreversibility or reversibility at substantial loss. Once made, these decisions cannot be undone easily. It reversed, it may cause big losses. एक बार जब पूंजी निवेश कर दिया जाता है तो उसे वापस लेना बहुत मुश्किल होता है. अगर वापस लेना पड़े तो भारी नुकसान उठाना पड़ता है. एग्जाम्पल उदाहरण क्या है इसका, इफ अ कंपनी बिल्ड्स अ 50 lakh warehouse but then stops operation in that city, it might have to sell it at a big loss. ठीक है, अब हम देखते हैं भैया कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स, पूंजी बजट निर्धारण की तकनीकें. Capital budget techniques are the tools used to evaluate whether a long-term investment is profitable or not. पूंजी बजट तकनीकें वे तरीके होते हैं जिनसे किसी लंबी अवधि के निवेश की लाभप्रदता का मूल्यांकन किया जाता है. These are divided into two main categories. इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है. पहला कौन सा है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF क्राइटेरिया. इसमें क्या होता है, फ्यूचर कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू. भविष्य के नगद प्रवाह को वर्तमान मूल्य में बदलकर निर्णय लिया जाता है. ठीक है, इसमें कौन कौन सी टेक्निकें हैं, तकनीकें कौन कौन सी हैं, यहाँ पर देखो टेक्निकें हैं, यहाँ पर उसकी हिंदी में मीनिंग है, फिर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे, फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे. ऐसे यहाँ पे टेक्निक है, पहली नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV बोलते हैं, फिर IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI और फिर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. हिंदी में क्या बोलते हैं, NPV को, नेट प्रेजेंट वैल्यू को बोला जाता है शुद्ध वर्तमान मूल्य. IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिफल दर. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI को क्या बोलते हैं, लाभप्रदता सूचकांक. और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को हम क्या बोलते हैं, छूटित चुकौती अवधि. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या लिखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. रियल लाइफ का एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपने मान लो इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए कहाँ पर, सोलर पैनल में आज के दिन में, और आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितना है, 1.5 लाख रुपए इन 5 years. ठीक है, एक हो सकता है IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इसमें क्या होता है, द रेट एट विच NPV कितना होना चाहिए, 0. चूजिंग बिटवीन टू मशीन्स बेस्ड ऑन परसेंटेज रिटर्न. फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. इसमें क्या है कि रेशियो ऑफ PV ऑफ इनफ्लोज टू PV ऑफ आउटफ्लोज. किस किस का रेशियो देखना है, PV ऑफ इनफ्लोज का देखना है, किसके साथ, PV ऑफ आउटफ्लोज के साथ. जैसे 1.20 रिटर्न ऑन एवरी ₹1 इन्वेस्टेड, तो PI क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा. फिर हम बात करते हैं डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड की. इसमें क्या आ जाएगा, टाइम टेकन टू रिकवर इन्वेस्टमेंट आफ्टर डिस्काउंटिंग. जैसे कि रिकवरी इन 3.5 years इंस्टेंट ऑफ 4 ड्यू टू इंटरेस्ट. ठीक है,
सेकंड मेरे पास आ जाएगा नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया। इसमें क्या है कि फ्यूचर कैश फ्लोज आर नॉट डिस्काउंटेड, भविष्य की नकदी को बिना वर्तमान मूल्य में बदले देखा जाता है। टेक्निक्स में क्या क्या आ जाएंगे? टेक्निक्स हैं यहाँ पे दो, एक है भैया पे बैक पीरियड, पीबी हम बोलते हैं, फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR एक आ जाएगा। एक कौन सा है? पे बैक पीरियड है, दूसरा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो अब ध्यान से इस चीज़ को समझना है, इसका मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेके चलता हूँ। तो पे बैक पीरियड में क्या आ रहा है? टाइम टेकन टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ध्यान से समझना, ठीक है। तो टेक्निक में क्या आ रहा है? पे बैक पीरियड में क्या है? डिस्क्रिप्शन देखना है इसका, टाइम टेकन टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? पे बैक पीरियड। रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन वेंडिंग मशीन रिकवर्ड इन 2 years, ठीक है। और फिर एक आता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR। इसमें क्या होता है कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, कितने में? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने में, और 20% क्या हो जाएगा? ARR हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी समरी टेबल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कैटेगरी आ रही है, टेक्निक्स आ रही हैं, डिस्काउंटिंग यूज आ रही है, एक्यूरेसी आ रही है। तो DCF क्या है? डिस्काउंटेड। DCF में क्या आता है? DCF कहाँ पे आता है? डिस्काउंटेड में। टेक्निक्स कौन सी है? NPV है, IRR है, PI है, डिस्काउंटेड PB है। तो क्या यहाँ पे डिस्काउंटिंग यूज होती है? भैया बिल्कुल नाम में ही दिया हुआ हो, तो एक्यूरेसी इसकी हाई होती है। और नॉन DCF के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पे बैक पीरियड आ जाएगा और ARR आ जाएगा। क्या यहाँ पर डिस्काउंटिंग यूज होती है? नहीं भैया, नहीं, नो। एक्यूरेसी इसकी लो है। तो दोनों में से बेटर कौन है? विच वन इज बेटर? कौन बेहतर है? तो DCF टेक्निक्स आर मोर रिलायबल बिकॉज दे कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। और नॉन DCF आर सिंपल बट इग्नोर द वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी, ठीक है जी। आगे हम देखते हैं डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग, छूट और चक्रवृद्धि। पहला डिस्काउंटिंग में क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी। तो डिस्काउंटिंग क्या है भैया? डिस्काउंटिंग है प्रेजेंट वैल्यू। किसकी प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर मनी की प्रेजेंट वैल्यू। तो लिखते हैं डिस्काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी। तो डिस्काउंटिंग क्या है भैया? एक भैया प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है भैया? कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फ्यूचर मनी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इट हेल्प्स अस understand how much a future amount is worth today by applying a discount rate, ठीक है। डिस्काउंटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम भविष्य से मिलने वाली राशि का आज के समय में मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए वह हम एक डिस्काउंट रेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होंगे? इफ यू आर टू रिसीव ₹10,000 आफ्टर 2 years एंड द डिस्काउंट रेट कितना है? 10% है। तो 10,000 इन 2 years इज वर्थ 8264 टुडे, ठीक है, ठीक है जी। फिर हम दूसरा क्या आ जाएगा? कंपाउंडिंग आ जाएगा। कंपाउंडिंग को क्या बोलते हैं हम? फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट मनी। आज की मनी की जो फ्यूचर वैल्यू है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कंपाउंडिंग के नाम से जानते हैं। तो कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग the future value of today's money by applying a compound interest rate। अब कंपाउंडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम वर्तमान पैसे का भविष्य मूल्य निकालते हैं। इसमें हम चक्रवर्ती ब्याज दर लगाते हैं। रियल लाइफ का एग्जांपल देख लो। इफ़ यू इन्वेस्ट ₹5,000 टुडे एट 10% एनुअल इंटरेस्ट फॉर 3 years, सो 5,000 जो टुडे आज का जो 5,000 रहेगा वो 6,655 रहेगा कब? 3 सालों में, इन 3 years। अब इसकी समरी देखते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है स्टार्ट विद और कैलकुलेट और डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा भैया? जो डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? फ्यूचर वैल्यू से, ठीक है। और कैलकुलेट क्या करते हैं हम उसमें? प्रेजेंट वैल्यू। उसका जो डायरेक्शन होगा वो फ्यूचर से प्रेजेंट की ओर होने वाला है। अगर मैं कंपाउंडिंग की बात करूं तो कंपाउंडिंग स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रेजेंट वैल्यू से। उसमें हम कैलकुलेट क्या करते हैं? फ्यूचर वैल्यू। तो डायरेक्शन उसका प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर होगा। तो याद रखने की ट्रिक देख लेना, अगर आपको फ्यूचर से प्रेजेंट की ओर आना है तो वो क्या हो जाएगा? डिस्काउंटिंग।
अगर प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाना है तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंडिंग। याद रखना, अगर फ्यूचर से प्रेजेंट की ओर आना है, कहाँ से, फ्यूचर से प्रेजेंट की ओर, कहाँ से, फ्यूचर से प्रेजेंट की ओर, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंटिंग। और अगर प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाना है तो वो क्या करोगे, कंपाउंडिंग। अब हम देखते हैं भैया नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, शुद्ध वर्तमान मूल्य क्या बोलता है, तो बोलते हैं एनपीवी इज अ टेक्निक अंडर द डिस्काउंटेड कैश फ्लो डीसीएफ मेथड। तो एनपीवी क्या है भैया, एक टेक्निक है, ठीक है, किसमें आती है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड में आती है, डीसीएफ में। इट हेल्प्स टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एंड कंपेयर्स इट विद द इनिशियल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर मेरे पास एनपीवी क्या हुई भैया, पॉजिटिव हुई तो प्रोजेक्ट भैया प्रॉफिटेबल है। एनपीवी मेरे पास अगर नेगेटिव हुई तो भैया प्रोजेक्ट में हमें लॉस हो सकता है। एनपीवी एक तकनीक है जो छूटित नकदी प्रवाह डीसीएफ के अंतर्गत आती है। इसमें भविष्य में होने वाली नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य निकाला जाता है और उसकी तुलना प्रारंभिक लागत से की जाती है। अगर एनपीवी सकारात्मक पॉजिटिव हो तो प्रोजेक्ट लाभदायक है, अगर एनपीवी ऋणात्मक नेगेटिव हो तो प्रोजेक्ट नुकसानदेही है, ठीक है। आगे आगे हम देखते हैं स्टेप्स टू कैलकुलेट एनपीवी। पहला कौन सा आ जाएगा, फॉरकास्ट सीएफ कैश फ्लोज, नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना। प्रिडिक्ट हाउ मच मनी इनफ्लोज द प्रोजेक्ट विल अर्न इन फ्यूचर ईयर्स। उदाहरण, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट अगले 3 साल में 20,000, 30,000 और 25,000 कमाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द डिस्काउंट रेट करना पड़ेगा, छूट दर तय करना। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट रेट। तो जनरली क्या होता है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट होता है टू डिस्काउंट फ्यूचर कैश फ्लोज। उदाहरण, यदि आपकी अपेक्षित प्रतिफल दर 10% है तो यही डिस्काउंट रेट होगी। फिर तीसरे उसमें आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीएफ, नकदी प्रभाव का वर्तमान मूल्य निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, सीएफ की। सीएफ क्या था, कैश फ्लोज थे, ठीक है। फिर आपको वहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एनपीवी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एनपीवी फॉर्मूला कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है कि सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जो भी प्रेजेंट वैल्यू है किसकी, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से माइनस करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनपीवी। एग्जाम्पल क्या है, इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोजेस कितनी 70,000 और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कितना 50,000, तो एनपीवी आ जाएगी मेरे पास 20,000, तो ये मेरे पास प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होगा। अब मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखता हूँ। इमेजिन यू वांट टू ओपन अ टी स्टॉल बाय इन्वेस्टिंग 1 लाख, यू एक्सपेक्ट टू अर्न 40,000 पर ईयर फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। इफ़ यू डिस्काउंट एट अ 10% में, अगर आप उसको डिस्काउंट करते हो तो पहले साल का जो पीवी रहेगा वो 40,000 डिवाइडेड बाय 1.1 ये हो जाएगा। दूसरे साल का 40,000 डिवाइडेड बाय 1.2 तो 33,058 हो जाएगा। तीसरे साल का 40,000 डिवाइडेड बाय 1.331 तो ये हो जाएगा। फिर टोटल पीवी जो हो जाएगा वहीं पर 99,480 हो जाएगा। और एनपीवी 99,480 माइनस 1 लाख माइनस 520, जिसका मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने याद करने के लिए, तो जैसे सीएफ क्या था, सीएफ था भैया कैश फ्लोज, ठीक है। डिस्काउंटेड रेट क्या था, रेट टू रिड्यूस फ्यूचर मनी टू प्रेजेंट। पीवी क्या था, प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी क्या था, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसका मतलब था पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक्सेप्टेंस रूल्स देखते हैं भैया एनपीवी में। एनपीवी में स्वीकृत नियम, व्हाट इज द एक्सेप्टेंस रूल। तो एक्सेप्टेंस रूल्स हेल्प्स टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रोजेक्ट। एक्सेप्टेंस रूल बेसिकली बता क्या रहा है, वो ये डिसाइड करने में हमारी मदद कर रहा है कि किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एनपीवी। स्वीकृति नियम यह तय करने में मदद करता है कि किसी प्रोजेक्ट को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार, यह एनपीवी पर आधारित होता है। तो रूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग क्या है, निर्णय लेने के नियम क्या हैं। अगर एनपीवी 0 से ज़्यादा है तो डिसीजन में क्या आ जाएगा कि आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। एनपीवी 0 से कम है तो भैया उस प्रोजेक्ट को क्या कर लो, रिजेक्ट कर लो। एनपीवी 0 है तो एक्सेप्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। हिंदी में बात करूं तो लिखा, अगर एनपीवी 0 से ज़्यादा है तो परियोजना को स्वीकार करें, लाभकारी है।
एनपीवी 0 से कम है तो परियोजना को अस्वीकार करें, नुकसानदेही है। और अगर एनपीवी 0 के बराबर है तो यदि अन्य लाभ हो तो स्वीकार किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं भैया, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पॉजिटिव एनपीवी, सकारात्मक एनपीवी क्या होता है। इफ़ द प्रोजेक्ट जनरेट्स रिटर्न्स एट अ रेट ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल इट इज़ प्रॉफिटेबल। ठीक है, अगर जो प्रोजेक्ट है वो क्या कर रहा है, रिटर्न जनरेट कर रहा है एट अ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा, तो भैया वो क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। जब प्रोजेक्ट से मिलने वाला लाभ पूंजी की लागत से अधिक होता है तब एनपीवी पॉजिटिव होता है और प्रोजेक्ट लाभकारी माना जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा कि अगर आपने 1 लाख रुपए क्या करे, इन्वेस्ट करें, ठीक है, और जो प्रेजेंट वैल्यू है रिटर्न की वो कितनी है, 1,20,000 रुपये। निवेश करें कितने, 1 लाख रुपए, प्रेजेंट वैल्यू जो रिटर्न की 1,20 है, तो इस केस में एनपीवी कितनी हो जाएगी, 1,20 में से 1 लाख माइनस हो तो कितनी हो जाएगी, 20,000। तो इस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर लेना। अगर 0 एनपीवी है, 0 एनपीवी, तो इफ़ द प्रोजेक्ट जनरेट्स रिटर्न्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो एनपीवी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब परियोजना से लाभ पूंजी की लागत के बराबर होता है तो एनपीवी 0 होता है, यानी ना लाभ ना हानि। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का, पीवी ऑफ रिटर्न से 1 लाख रुपए, तो एनपीवी मेरे पास कितनी हो जाएगी, 0। तो अब आप इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट में भी एक्सेप्टेड इफ इट हैज़ अदर नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट, जैसे कि ब्रांड वैल्यू, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन एट्सेट्रा। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव एनपीवी के बारे में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ द रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज़ लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अगर प्रोजेक्ट से प्राप्त लाभ पूंजी लागत से कम है तो एनपीवी नेगेटिव होगा और प्रोजेक्ट अस्वीकार किया जाएगा। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ 1 लाख रुपए का, तो पीवी ऑफ रिटर्न्स कितने हो जाएंगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ मैंने 1 लाख रुपए का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न से मान लो 90,000, तो इस केस में मेरे पास जो एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो फाइनल नोट में क्या है कि व्हेन कंपेयरिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स द वन विद द हाईएस्ट एनपीवी शुड बी सेलेक्टेड। यदि एक से अधिक परियोजना में चयन करना हो तो उस परियोजना को चुना जाना चाहिए जिसका एनपीवी सबसे अधिक हो। धन्यवाद।